नमस्कार साथियों, आज पुनः उपस्थित हैं आपके सामने एमपीपीएससी में 2021 का जो रिजल्ट आया है उसके एक सफल कैंडिडेट ऑल एमपी में 8वीं रैंक पे आई हुई रितु जी के साथ। तो इनका स्वागत है आपका रितु हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और आपका सबसे पहले सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें। थैंक यू सर, धन्यवाद। रितु, आपकी एक संघर्ष की यात्रा जो लगभग 6-6.5 वर्ष लंबी रही है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और उसमें शायद एमपीपीएससी में जो सभी व्यक्तियों का सपना होता है उसको अचीव किया है। तो सबसे पहले तो उसको अचीव करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, किस प्रकार से खुशियाँ आप महसूस कर पाए हैं, उसको थोड़ा सा आप बताएं। जी सर, जैसे सिलेक्शन के पहले तक हर अभ्यर्थी सोचता है कि इंटरव्यू के बाद मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। और मैं पहले भी देख चुकी थी कि 19 वाले में मेरा नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मेरा इस बार नहीं होगा तो फिर आगे क्या करना है। अभी प्रीलिम्स भी है, 30 जून को फॉरेस्ट वाला मेंस भी होना है। तो सर मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी और हमेशा एकदम टेंशन में रहती थी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। और फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मतलब कुछ तो मिला। आपने जो सफलता के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिला। तो अच्छा, जी तो सर। आपको क्या लगता है कि ये सफलता कैसे मिली, इसकी क्या आपकी जर्नी रही, वो थोड़ा सा जानना पाएंगे। तो हम आपको जानना चाहेंगे कि आपने कैसे कब ये डिसाइड किया कि मुझे पीएससी की तैयारी करना है, किन चीजों ने आपको मोटिवेट करा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी सर, मैंने पीएससी की तैयारी के बारे में अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सोच लिया था। मेरे कॉलेज में बहुत सारी सीनियर्स मैम लोग आती थी सिलेक्ट होके, वो हमें गाइड करती थी। तो मैंने तब सोचा कि ठीक है, मैं भी मतलब एग्जाम दे के देखती हूँ, मेरा हो जाए तो अच्छी चीज है। तो इसलिए मैंने तब डिसाइड किया था। और ये लगभग कौन सा वर्ष रहा होगा? सर ये 2018 का वर्ष था। 2018 वर्ष, मतलब आप लगभग 2019 से आप इस एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं। जी सर। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी 2018 के बाद 19-20, उसके बाद आपका जो रहा वो 21 में अंतिम तरीके से चयन हुआ। तो 19 और 20 के एग्जाम में जो भी आपने दिया, तो उनसे आपने क्या चीजें सीखी? जी सर, जैसे 2019 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसका जब प्रीलिम्स मैंने दिया था तब मैं साथ साथ अपना एमएससी भी कर ही रही थी। तो एमएससी के साथ मैंने एक साथ दोनों चीजों को पढ़ाई करके ये पेपर दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिला था तैयारी के दौरान ही, कि मैं एक साथ दो चीजें कर सकती हूँ। और सर मेरा 19 में मेरा प्रीलिम्स भी हुआ, फिर मेंस भी दिया, मेंस भी हुआ और फिर फाइनली मैंने इंटरव्यू तक गई, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया 19 में। तो उससे मुझे ये लगा कि सेल्फ डाउट होने लगा था फिर, कि मैं साक्षात्कार तक गई हूँ और फिर मेरा चयन नहीं हुआ है, मुझसे कहाँ कमी रह गई। तो सेल्फ डाउट इस प्रकार का हो गया था एक। और फिर 20 वाला जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मेरा प्रीलिम्स ही एक क्वेश्चन की वजह से नहीं हो पाया था। तो मैं और ज्यादा उस टाइम पे कमजोर हो गई थी कि मेरा अब आगे क्या होगा। पर सर फिर मेरे परिवारजनों ने मुझे, मेरे जो गुरुजन हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। फिर सर मैंने थोड़ी अपनी मेहनत में जिस इंटेंसिटी के साथ 19 वाला अटेम्प्ट में किया था मैंने, उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मैंने फिर मेहनत किया 2021 के लिए। और मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया 21 का और मेंस भी दिया और इंटरव्यू भी दिया और फिर मेरा चयन हुआ सर। तो जो आपका 19 वाला था उसमें जो आपकी असफलता उसको आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि कई सारे अपने ऐसे साथी हैं जिनका हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन उनका 21 में सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, 22 में नहीं हो पाया, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, क्योंकि सर मैं खुद उस फेज से गुजरी हूँ। 19 वाला जब रिजल्ट आया था, शायद रात में आया था वो, और मैं उस पूरी रात भर में रोई हूँ कि मेरा रिजल्ट आया है और मेरा हुआ नहीं है। और उसके बाद में 8 जनवरी से मेरा 2022 का मेंस था, लगभग वो 10-11 दिन का अंतराल था। तो मेरे पास तब दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपने रिजल्ट में ना होने का गम मनाती, या मैं अपने जो मैंने चीजें मेंस के लिए पढ़ी थी मैं उन्हें रिवाइज करती। तो सर उस स्थिति में मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आगे की अपॉर्चुनिटी है, तुम उस पर फोकस करो। तो सर जिनका भी अभी 2021 के अटेम्प्ट में या 22 में नहीं हुआ है मेंस, सर उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपना जो मोटिवेशन है वो बनाए रखना है। आप सही दिशा में जा रहे हैं और एक असफलता से आपका जीवन निरर्थक नहीं हो जाएगा। असफलताएं और सफलता आती रहती है सर। और सर जैसे मेरी यात्रा रही है, तो मैं सफल हुई हूँ असफलता को देख के। तो सर सफलता के लिए आपको पहले असफलता भी देखनी पड़ेगी।
तो शायद वो असफलता ही पहली सीढ़ी होती है जो आपको सफलता पे चढ़ना सिखाती है, क्योंकि असफलता में हम चीजों को सीखते हैं कहाँ कमी रह गई, तो उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपको ये सफलता मिली, लेकिन ये सफलता ऐसा नहीं होता कि केवल आपकी पीएससी में आपने आए और तैयारी शुरू की आपको सफलता मिल गई, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा वो रहता है, खासकर जो आपकी स्कूलिंग होती है, जो आपकी पेरेंटिंग होती है, जो परिवारजन होते हैं, जो कॉलेज में अपनी तैयारी होती है, तो इसमें आपका क्या क्या रोल रहा, स्कूल का क्या रोल रहा, स्कूल में आप कैसे थे, कॉलेज का इसमें क्या रोल रहा, मैं आपसे वो जानना चाहूंगा। जी सर निश्चित तौर पे आपने जैसा बताया कि आपका स्कूल के एजुकेशन का, कॉलेज के एजुकेशन का और आपके फैमिली के माहौल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे सामान्यतः बात नहीं की जाती है कि ठीक है टॉपर सिर्फ पढ़ाई करके बन गया, परंतु सर ये सारे फैक्टर्स भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। मैं स्कूल के टाइम से ही काफी अच्छी थी पढ़ने में और कॉलेज में भी सर मैं अच्छे नंबर से पास हुई थी। मेरे सारे टीचर्स, मुझे जब रिजल्ट का पता चला तो टीचर्स भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है मैम लोग कि अच्छा हमारी स्टूडेंट है और इसका सिलेक्शन हुआ है। तो सर मुझे लगता है कि जो बच्चा मेहनती होता है वो शुरुआत से ही मेहनत करता है और मेहनती बच्चे का मनोबल बनाए रखने में सर उनके परिवारजनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमारे माता पिता ने कभी भी अनावश्यक बच्चों पे ये नहीं कहा। कुछ माता पिता कहते कि हमें फैमिली फंक्शन है, हमें जाना है, बच्चों को भी लेकर जाते हैं, परंतु सर मेरी मम्मी है वो कभी नहीं गई है इस प्रकार के जो भी फैमिली फंक्शंस होते हैं। वो सामान्यतः कह देती कि नहीं अभी मेरी बच्ची के पेपर हैं या अभी उसका प्रीलिम्स है या अभी उसका मेंस है, तो मैं चाहूंगी तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाएगी। तो सर मेरी माता जी ने बहुत सहयोग किया है और पिछले 4 साल किसी कारणवश पीएससी की परीक्षाओं में भी देरी हो रही थी, तो सर वो पूरे 4 साल मैंने अगर पढ़ाई की है तो मेरे साथ साथ मेरे पूरे माता पिता ने भी वो संघर्ष किया है कि उन्होंने भी मेरा पूरा समर्थन दिया है। मम्मी ये सोची थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो ये अकेली रहेगी घर पे, फिर ये पढ़ेगी कि घर का काम करेगी, तो इसलिए मम्मी भी नहीं जाती थी। तो सर परिवारजनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे मैं आपसे सजेशन चाहूंगा कि जो बच्चे स्कूल में वो सपने देखते हैं सिविल सर्विस के, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो आप क्या करें जिससे आपसे प्रेरणा पा सकते हैं, आप उनको कुछ सुझाव देना चाहें? जी सर स्कूल की एज से ही अगर बच्चा डिसाइड कर लेता है कि उसे सिविल सर्विसेज के तरफ जाना है, तो सर सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस एज में बच्चे शायद इतने जागरूक नहीं होते हैं कि उन्हें क्या करना है। आमतौर पर हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या करना, तो वे एक सोच में पड़ जाते हैं। पर सर यदि बच्चे ने स्कूल से डिसाइड किया है तो ये सबसे पहले तो ये उस बच्चे की जागरूक है वो बच्चा अपने करियर को लेके, भविष्य को लेके। और सर जो बच्चा स्कूल से ही करना चाहता है तो वो अपना जो भी सिलेबस की बेसिक एनसीईआरटीज हैं 11th-12th की, उन्हें अच्छे से पढ़ता रहे और उन पर अपने जितने भी स्कूल के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे अपनी पकड़ मजबूत बनाए, क्योंकि सर चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। ओके। और माता पिता जो हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने जैसे आपकी मदद किया, बाकी कई सारे माता पिता हैं जो देखना चाहते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे पद पे, तो आप उनको कुछ सजेशन देना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए, माता पिता कैसे अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके संघर्ष की यात्रा में उनके साथ बन सकते हैं? जी सर सभी माता पिता से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चे पे विश्वास रखें। जैसे मैं भी 2 बार असफल हुई हूँ, तो मुझे खुद पे डाउट होने लगा था कि मुझसे नहीं होगा, पर मेरे माता पिता ने हमेशा मुझसे कहा है कि नहीं बेटा तुम्हारा होगा और तुम्हारा जरूर होगा, हमने तुम्हारी मेहनत देखी है। तो सर मुझे लगता है कि अब जो बच्चे घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो घर में ही पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता अपने बच्चे की मेहनत देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा असफल होता है ना तो उसे उसका स्वयं के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तब बच्चे को खुद पे विश्वास करना सिखाना ये माता पिता की जिम्मेदारी होगी। तो सर मैं यही चाहूंगी कि सभी माता पिता अपने बच्चों पे विश्वास रखें और उनका मनोबल बढ़ाएं। चलिए अब आपके आते हैं तैयारी के पूरे दौर पे, तो आप जो तैयारी करते थे, तो तैयारी में आपका स्टडी का रूटीन क्या हुआ करता था, किस प्रकार आप पढ़ाई करते थे, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर तैयारी में मैं सेल्फ स्टडी करती थी, मैंने कभी भी ग्रुप स्टडी नहीं किया है। सर प्रीलिम्स के लिए जब पेपर में 2-3 महीने बचे होते थे तब मैं सामान्यतः दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ लेती थी दिन के समय, और जब प्रीलिम्स में 1 महीना बचता था तब मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ना शुरू करती थी और तब मेरी पढ़ाई लगभग 6 से 7 घंटे की हो जाती थी। अच्छा, ये कुछ टॉपर मतलब ये अभी तो नहीं देखने को मिलता, पहले एक भ्रांति चलती है, वो ये बोलते हैं कि हमने 16 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, क्या आप इस बात को सही मानते हैं? सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब
मैं भी इस प्रकार की बातों में आई थी कि अच्छा आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो सर मैंने एक बार मैंने कोशिश भी की इस प्रकार से पढ़ने की शुरुआत के दिनों में। तो सर मैंने एक दिन में बैठी, बकायदा मैं घड़ी वड़ी सब सेट करके बैठी, फोन में टाइमर लगा के कि ठीक है मुझे 60-60 मिनट के कम से कम 10 सेशन तो मैं करते रहूंगी। तो सर बड़ी मुश्किल से मैं उस दिन 9 घंटे पे पहुंची थी और सर उस दिन मैंने 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ तो लिया, पर अगले 4 दिन मैंने नहीं पढ़ा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं अब कुछ पढ़ लूं। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि इतना भी मत पढ़ो, तुम अपने स्वास्थ्य को ऐसे में खराब कर लोगी। तो सर मुझे लगता है कि आपके घंटे मैटर नहीं करते, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये नहीं है कि आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लो। और सर मुझे लगता है कि फोकस भी बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा 4-5 घंटे क्वालिटी टाइम की स्टडी कर रहा है तो वो पर्याप्त है, मतलब एमपीपीएससी के लिए तो पर्याप्त है। वही बात है कि ये जो एक भ्रांति है खासकर जो कई सारे लोगों ने पहले फैलाई हुई है, मुझे अभी तो कोई भी नहीं कहता, क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूँ जो भी सिलेक्टेड है, सब बोलते हैं कि नहीं सर हमने 16 घंटे तो पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की है, उसमें ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। 4-4 5-5 साल होगा लेकिन जो रेगुलरिटी थी उसको नहीं छोड़ी। तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, वही आपको सफलता दिलवाती है ना। आप भले 4 घंटे पढ़ो लेकिन वो 4 घंटे कभी भी वो 4 घंटे नहीं टूटे रहेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें भी कंसंट्रेशन होना जरूरी है। कंसंट्रेशन, जब बच्चा लंबे समय से पढ़ता है तो दिमाग थक जाएगा, फिर वो सिर्फ किताब खोल के बैठा रहेगा, उसके ब्रेन में कुछ चीज जा रही है या नहीं। और कभी भी सर घंटे देख के तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आप अपने टॉपिक वाइज खत्म कीजिए ना, अपने सिलेबस को खत्म कीजिए, अपने दिन जो मतलब टॉपिक को दीजिए, वही आपका सबसे बेटर होता है। एक ऐसे बच्चे हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी अटेम्प्ट अगले 1 साल तक नहीं देना है, 1 साल के बाद वो अटेम्प्ट देंगे। उनसे वो जानना चाहें कि मैम हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, तो आप क्या सुझाव उनको देंगे? सर मेंस के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। एक तो आपके आंसर का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो और दूसरी चीज आपका जो कंटेंट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो। सर जैसे कि मेंस आते आते बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आता है तो बच्चे को नॉलेज के स्तर पे उतनी कमी नहीं होती है। मेंस के स्तर पे आके बच्चे को अपनी आंसर राइटिंग पे और अपनी इंफॉर्मेशन के ज्यादा बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए वो लगातार आप कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उससे संबंधित प्रश्नों का आप लिख के देखिए घर पे ही। और पहली बार में ये नहीं होगा कि आपने एक बार आंसर लिखा और बहुत अच्छा हो जाएगा। सर बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हाई एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा उत्तर एक बार में ही परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपको बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो सर यही है, सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक को पढ़िए, उसको याद रखिए, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को आप हर फॉर्मेट में लिख के देखिए, चाहे आपके 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या 11 मार्कर हो। और फिर आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ उसको मैं और ज्यादा बेहतर ढंग से कैसे एग्जामिनर के सामने लिख सकता हूँ। और सर जैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप मैप का सहारा ले सकते हैं, साइंस का यदि कोई प्रश्न है बायोलॉजी का तो आप उसमें डायग्राम बना सकते हैं। कुछ आपसे कारण पूछे हैं तो आप फ्लो चार्ट के उसमें बता सकते हैं कि सामाजिक कारण, फिर उसमें 3-4 पॉइंट बता सकते हैं, फिर आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। इस तरह से सर अगर आप अपने आंसर का प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया है ना कि बेहतर तरीके से पढ़ना भी है और उसको रिप्रेजेंट भी कर पाना। सबसे बड़ी बात कि कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उसको कॉपी में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बढ़िया। आपका अगर मैं ये जानूं कि इस पूरी तैयारी में कोई ऐसे अप एंड डाउन आपको आए हैं, क्या क्या अप एंड डाउन आए हैं जो पूरी तैयारी की यात्रा रही, इस यात्रा में कौन कौन से आपने अप एंड डाउन आपको देखने को मिले? सर मैंने दो बार असफलताएं देखी। एक बार तो 19 में मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होना और फिर 2020 के अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से बाहर होना। इसके अलावा सर थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या भी बीच में हो गई थी। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई तो करें पर उसके साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि सर यदि बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तभी वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएगा। और आपके घर में जैसे सिस्टर है, आपकी भाई है, उनका क्या रोल? सर उनका भी बहुत बड़ा, मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे बड़े भैया ने भी किया, मेरी दीदी ने भी किया। भैया का तो ये कहना था कि जैसे भैया ये कह रहा था कि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ भी होगा तो मैं हूँ, अभी तेरा भाई है तब तक तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और दी भी मेरी हमेशा से सपोर्ट करती थी। अभी जैसे 21 का जब रिजल्ट आया था, सर 21 का नहीं 19 के मेंस का जब रिजल्ट आया था तो पीडीएफ में मेरा उसमें सर्च नहीं हो पा रहा था, पीडीएफ उन्होंने स्कैन करके अपलोड किया था। तो सर मैंने हड़बड़ाहट में रिजल्ट देखा और मेरा रोल नंबर नहीं था 19 के मेंस में और मैं रोने लगी।
और शायद रात के 9 बजे रिजल्ट आया था वो भी। मैं रोने लगी कि मेरा मेंस नहीं हुआ, जबकि मेरे पेपर अच्छे गए थे। फिर दीदी ने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी रितु का मेंस का रिजल्ट आया है, उसका रोल नंबर बताओ मुझे। तो मम्मी दी को बोल रही कि उसका नहीं हुआ है, वो रो रही है। तो दीदी को मुझ पर इतना विश्वास था, दीदी बोलती अरे नहीं ऐसे कैसे, रितु का कैसे नहीं हुआ, मुझे आप उसका रोल नंबर बताओ, मैं खुद सर्च करती हूँ। फिर मम्मी ने बोला कहाँ है तुम्हारा एडमिट कार्ड बताओ। फिर मैंने मम्मी को मेंस का एडमिट कार्ड बताया, उन्होंने दी को बताया। फिर दी ने उसमें देखा मेरा रोल नंबर, और मुझे अभी भी वो रोल नंबर याद है 106370। दी ने कहा ये देख रितु तेरा है तो तू क्यों रो रही है। तो सर मुझे लगता है कि दी का मेरे ऊपर जो विश्वास था उसने भी मुझे एक अलग प्रेरणा दी है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूँ। आप दिल्ली पीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुई है। हाँ, तो इतने जो सेलेक्ट होते हैं उनको विश्वास रहता है, वो शायद छोटी मोटी जो फेलियर होती है उनको क्या तरीके से जानते हैं, उनको पता है कि कैसे टैकल करना है चीज़ें। तो अच्छा, आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जैसे अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, तो जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए देने वाले हैं, मेंस के एग्ज़ाम में वो अपीयर होने वाले हैं, उन व्यक्तियों को आप क्या सजेशन देंगे कुछ चीज़ों को लेके, सिलेबस को कंप्लीट करने को लेके, नोट्स बनाने को लेके आप क्या क्या सजेशन देंगे? नोट्स की कितनी इम्पोर्टेंट होती है, सिलेबस की कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वो बात मुझे। सर सबसे पहले तो बच्चे अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। यदि उन्हें लगता, यदि उनका स्कोर उस रेंज में है जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की संभावना है, तो सर उन्हें ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ के अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब आप और लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा सर दूसरी चीज आपने पूछी सिलेबस कंप्लीट करने को लेके, तो सर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। और सर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं, वो सिलेबस को आप पूरा कंप्लीट करने के साथ उसको रिवीजन कर पाए, क्योंकि 6 दिन लगातार पेपर होते हैं। तो बच्चों के पास अपने शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 10 से 1 में मेंस लिखते हैं, घर आते आते आपको 2-2:30 बज जाती है, और आप इतना 3 घंटे लिख चुके होते हैं कि आपकी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो आप 1-2 घंटे सो जाते हैं, शाम में 5 बजे उठ के आप अपनी चीजें रिवाइज करते हैं। तो सर आप पूरी बुक या फिर आप अपने लॉन्ग नोट्स को तब नहीं पढ़ सकते हैं। 3-4 घंटे में आपको इस हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि आपका पूरा पेपर आपका 3 से 4 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाए, पार्ट ए भी और पार्ट बी। मतलब शॉर्ट नोट्स का एक रोल है, विशेष रोल है। इसके बाद प्रैक्टिस का मेंस में कितना रोल है, प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए? सर प्रैक्टिस का भी रोल है, जैसे मैं तो यूनिट वाइज कर लेती थी, जैसे मैंने 1 यूनिट पढ़ ली, फिर मैं उसकी आंसर राइटिंग अपने हिसाब से करके देख लेती थी। यदि मुझे लगता था तो मैं अपने गुरुजनों से चेक भी करवा लेती थी। अच्छा, मुझे ये भी बताइए इसके बाद कि जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कई सारे जो व्यक्ति हैं जो असफल हो जाते हैं, लगातार दे रहे हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो आपको जब कोई चीज़ कमज़ोर होती थी या आप डाउन होते थे, तो आपका मोटिवेशन कैसे बढ़ता था? आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? सर मेरा सेल्फ मोटिवेशन का तो ये था कि जब भी इंसान असफल होता है तो वो बहुत नकारात्मकता से भर जाता है। तो सर जैसे मेरी हॉबी भी थी डायरी लेखन करके, तो मैं अब मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती थी मैं सारी उस पेपर पर लिख देती थी। उससे ये होता था कि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता था, और फिर मैं ये सोचती थी कि मैं इस फील्ड में आई ही क्यों थी। सर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि दूसरे सफल अभ्यर्थियों को देख के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके पास खुद का रीजन नहीं होता कि वो इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो सर जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, मैं अपने उस कारण को याद करती थी कि मैंने किस कारण की वजह से इस तैयारी को शुरू किया था, और सर वही रीजन मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता था कि आज अगर मैं सिविल सर्विस में आऊंगी तो मैं सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर पाऊंगी। जैसे मेरे इस पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में समाज के हर एक पहलू ने अपना योगदान दिया है, चाहे मेरा परिवार हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरा कॉलेज हो, मेरा स्कूल हो, मेरे आसपास के जो पड़ोसी, समाज के हर एक पहलू ने मेरे इस व्यक्तित्व निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो मैं समाज को कैसे गिव बैक दूं, तो उसका एक जरिया मुझे सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके समझ आया। तो सर मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया। तो सर आप अगर सोसाइटी को कुछ गिव बैक देने के लिए करते हैं तो आपको वो रीजन याद रखना है। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे आपको उस रीजन को याद रखना है और खुद को मोटिवेट करना है। पर्पस या रीजन बड़ा होना चाहिए, है ना? जो फ्यूचर अभ्यर्थी है वो केवल देख के प्रेरित ना हो, बल्कि उनके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था और आपके जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे प्रेरित हो। ठीक है, तो अब जैसे आप सेलेक्ट हो गई हैं, है ना? तो सेलेक्ट होने के बाद अब आपको क्या लगता है, क्या क्या परिवर्तन आया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या क्या परिवर्तन आया है जीवन में? क्या क्या देखा है अभी इतने पिछले कुछ दिनों की यात्रा में?
जी सर। सर जैसे रिजल्ट के पहले मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरा होगा कि नहीं, और इस बार अगर नहीं होगा तो फिर मैं आगे क्या करूंगी। सर रिजल्ट आने के बाद से, सर मैं रिजल्ट के पहले अपने मित्रों से ही पूछती थी कि यार मेरा हो तो जाएगा ना इस बार। तो मेरे मित्र तब कहते थे कि नहीं नहीं ऋतु, कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी, हो जाएगा, अभी हौसला बनाए रखो। और सर रिजल्ट आने के बाद में अभी भी मैं मेरे उन्हीं मित्रों से बात करती हूँ, वो सब सिलेक्ट हो गए हैं, सबको अच्छी सबको उनके अकॉर्डिंग पोस्ट, सबको अच्छी पोस्ट मिल गई है। तो सर अब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि तुम इतने सेल्फ डाउट में रहती थी, अब तो तुम डीसी बन गई हो, हमें भूलना मत। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सर ऐसे परिवर्तन आए हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी अब मुझमें आ गया है खुद से, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, अपने आप ही वो चीजें डेवलप हो जाती है कि आपने किसी को कोई समय दिया है तो आपको समय पे वो सारी चीजें करनी है। स्टूडेंट लाइफ में आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। बट रिजल्ट के बाद से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी मेरे में खुद से डेवलप होते जा रहा है सर। एक प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत थी चीजों को आगे बढ़ाने की, वो कम हो गई है। अब उससे, चूंकि ये तो एक यात्रा का छोटा सा पड़ाव है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, तो आप उस यात्रा को कैसे देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं? क्योंकि आज की ये बात रिकॉर्ड होगी और हम बोल रहे हैं कि आज से 20 साल बाद हम देखें तो पाए कि साल ऋतु जो चाहती थी वो कर पा रही है नहीं, तो आप क्या करना चाहते हो अब उससे आगे है नहीं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी समाज को, परिवार के लोगों को, क्या क्या आप सोचते हो उसके बारे में? सर अभी तो मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि शासन प्रशासन के द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे काफी बेहतर ढंग से उसे पूरी कर पाऊँ सर, उसे अच्छे से निभा पाऊँ। जिस भी क्षेत्र में मुझे भेजा जाए मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँ। जहाँ पे भी है वहाँ पे अपन 100% देते हैं। सर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसको पूरे ढंग से पूरी करने के लिए मैं प्रयास करूँ। यही सबसे बड़ी बात है। और सर ये तो एक वो रहता है, पड़ाव रहता है। इसके बाद की यात्रा जो होती है वो एक प्रशासनिक अधिकारी की बात, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें रहती हैं, हमारे एक दिन ऑफिस जाने ना जाने, एक निश्चित समय पे वहां पे ना पहुंच पाने से किस व्यक्ति किस स्थिति से आया होगा, किस दुर्गम स्थिति से आके वो हमारे सामने बैठा होगा, तो वो एक जिम्मेदारी होती है और बस उस जिम्मेदारी को निभाते जाएं ना। तो ये तो बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। आप ऐसे ही आगे रहता काम करते रहें, जीवन में उपलब्धियां अर्जित करते रहें और ऐसे ही लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। जो भी व्यूअर हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगी अंतिम तरीके से? सर धन्यवाद। सर मैं व्यूअर्स को लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगी कि सर मैं हर बार यही कहती हूँ बच्चों से कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत को एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आपने जो मेहनत की है वो आपको पता है, तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है सर। चलिए ठीक है, सभी अभ्यर्थी सब अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सफलता असफलता लगातार आती रहेंगी, इसमें आप सफल होते रहेंगे। जीवन बहुत लंबा है, उस जीवन में सफल हो वो आप सभी के लिए सबसे बड़ी सफलता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।